कितनी खूबसूरत जगह है, कितनी खूबसूरत वादियां हैं। लेकिन आज से 13 साल पहले मई 2013 को इसी जगह पर कयामत बरसी। ये झीरम घाटी है। तो ये वो जगह है जहां पर कांग्रेस की टॉप लीडरशिप को, छत्तीसगढ़ की टॉप लीडरशिप को नक्सलियों ने एम्बुश करके मार दिया था। घंटों आप समझिए एक युद्ध सा चला था। तो अब उधर से फायर आना शुरू हुआ तो लोग जान बचाने के लिए इधर भागेंगे। इधर भी नक्सलियों ने जो है मोर्चा ले रखा था। जान बचाने के लिए पीछे भागेंगे, पीछे भी नक्सलियों ने मोर्चा ले रखा था। इधर भागेंगे तो चारों तरफ से जो है वो घेर लिया था। और बताते हैं कि सैकड़ों की संख्या में नक्सली थे। झीरम घाटी का शहीद स्मारक है। ये सब वो लोग हैं जो उनके साथ ड्यूटी पर थे। तो आप देखेंगे फोटो एक लाइन से सबकी लगी हुई है। कुछ दिन पहले तक जो पहली गाड़ी उड़ी थी बोलेरो, उसके परखच्चे कुछ दिन पहले तक यहाँ मिलते थे, देखे जाते थे। ये झीरम घाटी का शहीद स्मारक देश को याद रहना चाहिए। यहीं पर कांग्रेस के टॉप लीडर समेत करीब 30 लोगों को मारा गया। कितनी खूबसूरत जगह है, कितनी खूबसूरत वादियां हैं, हरे भरे पेड़ हैं, पीछे झरने की आवाज आ रही है और अपने आप में एक बहुत मनोरम दृश्य है जो आपको अपनी ओर आकर्षित करता है। बीच बीच में जो गाड़ियां गुजरती हैं, प्रकृति के शोर को वो तोड़ती हैं, लेकिन वापस से आप प्रकृति से जुड़ जाते हो और ये देखने में बहुत ही मनोरम लगता है। लेकिन आज से 13 साल पहले, स्पेसिफिक डेट की बात करूं मैं, मई 2013 को इसी जगह पर कयामत बरसी थी। ये वो जगह है जिसके नाम से लोग खौफ खाते थे। ये वो जगह है जिसका नाम सुनकर के लोग डरते थे कि इस जगह से जाना नहीं है। ये वो जगह है जहां पर नक्सल इतिहास का सबसे बड़े एम्बुश में से एक एम्बुश लगाया गया था। ये झीरम घाटी है। जैसे ही मैं झीरम घाटी नाम शब्द यूज करूंगा तो आपको आपके जहन में कुछ कुछ आने लग जाएगा, लेकिन मैं बॉटम लाइन अगर बताऊं तो ये वो जगह है जहां पर कांग्रेस की टॉप लीडरशिप को, छत्तीसगढ़ की टॉप लीडरशिप को नक्सलियों ने एम्बुश करके मार दिया था। टॉप लीडरशिप में ऐसे नेता जो भविष्य में ये था कि मुख्यमंत्री बन सकते हैं, बड़े मंत्री बन सकते हैं, कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं। वो नेता कौन थे उनको भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले, जब आज नक्सल मुक्त भारत की बात हो रही है, पॉलिटिकल शिगुफे या पॉलिटिकल बयानबाजी हो रही है, उस पर दिमागी नक्सल एक नया शब्द प्रधानमंत्री ने जोड़ दिया है, तो उस पर एक दूसरे की चर्चा हो रही है। लेकिन उससे पहले मैं एम्बुश के बारे में बताऊंगा कि एम्बुश क्या होता है। एम्बुश जगह होती है, ऐसी जगह जहां पे अगर आप फंस गए तो आपका निकल पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है। ये वो जगह है जहां पे नक्सलियों का खौफ हुआ करता था। 2013 में 2013 में चुनाव आने वाले थे और कांग्रेस पार्टी की पूरी कोशिश थी कि अब बीजेपी की सरकार को यहां से उखाड़ फेंक देना है। कांग्रेस के उस वक्त टॉप लीडर हुआ करते थे नंद कुमार पटेल, विद्याचरण शुक्ला, जो पुराने मतलब स्टालवर्ड नेता बताए जाते थे इलाके के, और महेंद्र कर्मा। महेंद्र कर्मा को बस्तर टाइगर के नाम से जाना जाता था। बताया जाता है कि नक्सली जो थे वो महेंद्र कर्मा को ही मारने के लिए आए हुए थे और उनको टारगेट करने में पूरी कांग्रेस की टॉप लीडरशिप को उन्होंने मार दिया था। तो ऐसी जगह पे एम्बुश लगा जहां पर भागने की कोई गुंजाइश ही ना बचे। ऐसी जगह पर उन्होंने एम्बुश में क्या होता है कि अब देखो आप, जैसे ये जगह है, ये एक पहाड़ी रास्ते पे घुमावदार टर्न है। अब यहाँ पर जैसे ही पहली गाड़ी पहुंची, शाम के तकरीबन 4-5 बजे का वक्त था और पहला ब्लास्ट हुआ, गाड़ी एक उड़ी तो बाकी गाड़ियों को रुकना पड़ेगा। और आप सोचिए कि किस तरीके से एम्बुश लगाया जाता था कि पहली गाड़ी उड़ा दी, बाकी पीछे की गाड़ियां रुकी, उसके बाद फायर आना शुरू होता है। अब फर्ज कीजिए कि एम्बुश कैसे लगता है कि अगर उधर से यहाँ पे गाड़ियां रुकी, लोग डरेंगे, उतरेंगे गाड़ी से, बाहर आएंगे। बारिश हो रही, थोड़ा मैं आगे नहीं जा रहा हूँ, उसमें कैमरा खराब हो जाएगा। तो अब उधर से फायर आना शुरू हुआ, उधर से फायर आना शुरू होगा तो लोग जान बचाने के लिए इधर भागेंगे। इधर भी नक्सलियों ने जो है मोर्चा ले रखा था। जान बचाने के लिए पीछे भागेंगे, पीछे भी नक्सलियों ने मोर्चा ले रखा था। इधर भागेंगे तो चारों तरफ से जो है वो घेर लिया था।
इसी टेक्निक को कहा जाता है एम्बुश लगाना। एम्बुश में जैसे कोई गाड़ी जा रही है, ब्लास्ट किया, ब्लास्ट करेंगे, बाकी लोग रुकेंगे और फिर जान बचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनको इतना मौका मिलता नहीं है क्योंकि जैसे ही गाड़ियाँ रुकेंगी उस पर फायर आना शुरू हुआ। और बताते हैं कि सैकड़ों की संख्या में नक्सली थे और चारों तरफ से इस इलाके को घेर रखा था। मतलब उस घटना का टेरर आप ऐसे समझिए कि जब लोगों ने बताया या यहाँ से दूर, अब तो सड़क थोड़ी चौड़ी हो गई है, तो पहले सड़क भी पतली थी। जब लोगों ने नीचे पास में दरभा थाना है, वहाँ जब सूचना दी कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो पुलिस ने उस समय टेरर आप समझिए कि दरवाजे बंद कर लिए कि भाई कौन जाएगा वहाँ मरने, और जो भी आता कोई यहाँ बचता नहीं। इकलौते नेता यहाँ से बच के निकले कवासी लखमा, जो कि बाद में मिनिस्टर भी बने, बट वो कैसे बच के निकले, क्या हुआ, उनकी अपनी कहानी है, बाकी लोगों की अपनी कहानी है। लेकिन ये वो झीरम घाटी है जहाँ पे मैं आया। तो मैं यहाँ से निकल रहा था तो मुझे लगा कि इसको बताना चाहिए देश को कि देखिए, नक्सलियों से जो भी सिंपैथी रखते हैं, अगर उनको थोड़ा भी लगता है कि जो नीचे का काडर था, जिसको जो नीचे आदिवासी थे, उनको किस तरीके से भरमाया गया है, उनको किस तरीके से अपने मन के मुताबिक मोल्ड किया गया, वो अपनी कहानी है। लेकिन अगर उस विचारधारा का कोई समर्थन करता है तो आप उसका विरोध कीजिए, क्योंकि नक्सलवाद ने देश का नुकसान आतंकवाद से कहीं ज़्यादा किया है। और इस इलाके की सबसे बड़ी समस्या रही कि इतने सारे सिविलियन मारे गए, इतने सारे आम नागरिक, आम आदिवासी मारे गए, इतने सारे पुलिस वाले शहीद हुए, जो नक्सली मारे गए वो भी आदिवासी ही थे। तो ये इन लोगों ने एक बहुत, इस विचारधारा के मानने वाले लोगों ने एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा देश के साथ। और शुरुआत में सरकार की से गलतियां हुई थी, जो उस समय की सरकार रही होगी 80s में, कि भाई सरकार से भी क्या, जो नीचे वन विभाग है वो है तमाम, उसको जानने के लिए आपको पूरा पूरा नक्सलवाद समझना है तो मैं एक वीडियो में नहीं समझा पाऊंगा। लेकिन हमने बस्तर डॉक्यूमेंट्री बनाई है, उससे मैं आपको देखेंगे तो उससे समझ में आ जाएगा। लेकिन जिस तरीके से एक बार में 76 जवान शहीद कर दिए गए, एक बार में जो है मिनपा में या फिर रानी बोदली में ऐसे 55 जवान एक बार में मार देते थे। तो वो जो उनकी शहादतें हुई हैं उसको देश को नहीं भूलना चाहिए। मैं झीरम घाटी से गुजरा तो मुझे वो, तब हम छोटे थे लेकिन बाद में हमने सिर्फ पढ़ाई की इसकी और जानते थे, झीरम घाटी का नाम सुनते थे, तो लोग तब भी डरते थे। आज हम यहाँ उन्मुक्त होकर के रिपोर्टिंग कर पा रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है और भारत सरकार की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये बतौर गृह मंत्री अमित शाह की बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये, कि आज नक्सल मुक्त हो पाया है। और आज से 2 साल पहले, 1 साल पहले ये कल्पना नहीं की जाती थी। मतलब हम स्थानीय पत्रकारों से पूछते थे तो वो भी बोलते थे भाई मजाक बात है क्या। ऑफिसर जो थे, जो आईपीएस ऑफिसर पोस्टेड थे, वो भी नहीं मानते थे कि मजाक बात है क्या। तो आप समझिए कि ये वो झीरम घाटी। अब देख रहे हैं आप इसके कैसे टेरेन, तो यहाँ से गाड़ी तस्वीर लगेगी तो आपको अंदाजा होगा, तब उसमें फोटो भी अंदाजा लगेगा। पतली सड़क थी, यहाँ से लेके वहां तक घंटों आप समझिए एक युद्ध सा चला था। ऐसा लग रहा था कि ये ट्रक वाले भाई थे, देख करके रुक गए, बिहार के थे, तो हमारे दर्शक थे तो आ गए मिलने, तो बैटरी भी चेंज करनी थी। तो मैं बता रहा था कि कोहराम मचा था यहाँ पर, और उस दिन की कल्पना कोई सपने में भी नहीं करना चाहेगा, क्योंकि वो ऐसा दिन था नक्सल इतिहास में, भारत के इतिहास में, जो दिल्ली से, यहाँ से लेकर दिल्ली तक लोग हिल गए थे। महेंद्र कर्मा चूंकि नक्सलियों के प्राइम टारगेट थे, और इसलिए टारगेट थे क्योंकि वो एक्चुअल में नक्सलियों के धुर विरोधी थे। सलवा जुडूम जो शुरू हुआ उसको वन ऑफ द लीडर थे जिन्होंने लीड किया, और नक्सलियों से सामने से मोर्चा लेने वाले नेता थे। तो बहुत सारे जो जूनियर नक्सली रहे उनको वो कहते हैं नहीं, इन्होंने पुलिस के लिए एम्बुश लगाया था, लेकिन ये सब फालतू की बात है। टारगेट प्राइम महेंद्र कर्मा थे। और यहाँ तक बहुत सारे लोग ये दावा करते हैं, इसकी पुष्टि या पुष्टि नहीं होती, कि उनके शव के साथ बहुत बर्बरता की गई थी। कुछ अपुष्ट लोग तो ये तक दावा करते हैं कि उनसे इतना चिढ़ते थे या इतना ज़्यादा उनसे दिक्कत थी कि उनके शव को बहुत ज़्यादा शत विशत किया गया और बहुत अभद्रता की गई साथ में। तो ये वो जगह थी यहाँ पे जो है उस दिन एम्बुश लगा, और आप समझिए कि ऐसा एम्बुश लगा था कि पुलिस वाले आने से डर रहे थे। तो अब जो लोग को लगता है कि नक्सल और ये जो बाहर बैठ करके इनको थोड़ा बहुत भी मन में सिंपैथी आती है, वो उनके लिए मैं इस जगह पर रुक करके वीडियो बना दिया। और देखिए, एक सवाल ये भी है कि लोग नक्सली क्यों बने।
तो उसकी सबसे बड़ी वजह थी कि वो आसपास देखते थे, अपने आसपास से ही तो बच्चा सीखता है, तो उसको दिखता था जो ताकतवर है उसी की तरह बनना है। हमारे यहाँ बच्चे डॉक्टर इंजीनियर या ये सब बनना चाहते हैं तो उसको लगता है ना कि यार इनकी इज्जत होती है। तो एक यहाँ सिचुएशन बनी और फिर कुछ जो गलतियाँ हुई पटवारी विभाग से या जंगल वाले विभाग से, जो वन विभाग से, उस गलतियों का भी इन्होंने फ़ायदा उठाया। वो बड़ा लंबा है, उसको आपको डॉक्यूमेंट्री देख के समझना पड़ेगा। लेकिन ये झीरम घाटी का शहीद स्मारक है और यहाँ क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं तो जो लोग शहीद हुए, जिन जवानों 10 पुलिस जवान शहीद हुए थे, कुछ स्थानीय लोग भी मारे गए, प्लस जो नेता शहीद हुए जिनकी जान गई, उनकी तस्वीरें अंदर लगी। तो मैं अंदर चल के दिखाता हूँ। अभी 15 अगस्त बीता है तो फूल ताज़ा है, तो उससे समझ में आता है कि देखेंगे यहाँ पे तो ये जो सबसे सेंटर में जिसकी फ़ोटो लगी है, जिन महेंद्र कर्मा की मैं बात कर रहा था, ये महेंद्र कर्मा है और बहुत कद्दावर नेता थे अपने ज़माने के। कभी इन्होंने भी सीपीआई की पॉलिटिक्स की थी, फिर उसके बाद कांग्रेस में गए। ये नंद कुमार पटेल हैं, उदय मुदलियार हैं, विद्याचरण शुक्ला हैं, नंद कुमार पटेल के बेटे जो हैं, नंद कुमार पटेल के बेटे दिनेश पटेल, मनोज जोशी, ये तमाम लोग थे जो कांग्रेस पार्टी के लीडर थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। और इधर जो बहुत सारे जो जवान साथ में थे, ड्यूटी दे रहे थे, वो लोग हैं। जैसे इधर इनमें से जैसे ये सौनी सियाराम, चंदर राम, ये सब वो लोग हैं जो उनके साथ ड्यूटी पर थे। तो आप देखेंगे फ़ोटो एक लाइन से सबकी लगी हुई है और इतने लोग जो है जिन्होंने यहाँ पे जान गंवाई और कितनी गोलियाँ चली होंगी ताबड़तोड़, उसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। और ये इन सबको यहाँ एक तरीके से झीरम घाटी शहीद का दर्जा दिया गया है, क्योंकि उस घटना ने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। और मतलब अब भी जब देखते हैं या सोचते हैं या कल्पना करते हैं तो रूह कांप उठती है कि यहाँ क्या हुआ होगा। आप समझिए कि चारों तरफ से इस इलाके को नक्सलियों ने घेर रखा था। अगर कोई गाड़ी यहाँ रुकी और उस पर तो डायरेक्ट फायर आना शुरू हुआ, इन जंगलों से, इन पेड़ के ओट से फायर आना शुरू हुआ, तो लोगों को तो मौका ही नहीं मिला अपना हथियार उठाने का या रिटेलिएट करने का। लेकिन अगर मान लीजिए किसी ने उठा करके रिटेलिएट करने की कोशिश की या जान बचा करके किसी तरफ भागने की कोशिश की, तो उस तरफ भी उतने ही नक्सली बैठे थे। चारों दिशा में सिर्फ नक्सली ही नक्सली थे। और मतलब इधर से फायर आ रहा है, उधर भाग रहे हो तो उधर से फायर आ रहा है, इधर भाग रहे हो तो इधर से फायर आ रहा है, इधर भाग रहे हो तो इधर से फायर आ रहा है। लेकिन दुर्भाग्य की बात जानते हैं क्या है? दुर्भाग्य की बात ये है कि आज भी जिन लोगों को मारा गया उनको न्याय नहीं मिल पाया है। कौन लोग थे, क्या लोग थे, उसके बाद पुलिस ने भी रिटेलिएट किया और जो बटालियन थी, नक्सलियों की बटालियन, उसने ये हमला अंजाम दिया था दक्षिण बस्तर की। एक्चुअल लोगों तक तो पहुँचे ही नहीं, जो आम ग्रामीण थे कि तूने खाना खिलाया तेरे यहाँ, या अब आप बताओ किसी के घर पे हथियारबंद नक्सली पहुँच जाएं जहाँ पुलिस नहीं है, तो खाना खिलाना तो उसकी मजबूरी हो जाता। उन लोगों को पकड़ा, उन लोगों को गिरफ्तार किया, मतलब कार्रवाई के नाम पे झुंझलाहट में जो भी आता गया उसको लपेटते चले गए। एक्चुअल में जो लोग थे उसमें इन्वॉल्व, एनआईए इस केस की जाँच कर रही थी। मुझे काफ़ी टाइम पहले तक तो यही मालूम था, अब आगे क्या रिपोर्ट है नहीं पता। लेकिन आज से 13 साल बाद भी जब मैं इस घाटी से गुजर रहा था तो पता नहीं, एक पत्रकार का मन मेरा ये कहा कि नहीं, इसको बताना चाहिए, रिकॉल कराना चाहिए। अब जब नक्सल को लेकर कितनी सारी बातचीत हो रही और जिनके मन में जरा भी सिंपैथी आती है इन नक्सलियों के प्रति, इनके प्रति कोई भी आपके मन में संवेदना नहीं होनी चाहिए। परिस्थितियों को आप समझिए, जानिए, लेकिन उन्होंने इनके प्रति इसलिए संवेदना नहीं होनी चाहिए कि जिन आदिवासियों को इन्होंने नक्सली बनाया उनके जीवन के साथ खिलवाड़ किया। आपको घटना बताऊं कि जो एक नक्सली थी और उसने सरेंडर किया, फिर वो डीआरजी में गई, एनकाउंटर हुआ, उसमें 16-17 नक्सली मारे गए। तो वही नक्सली जो है जा कर के जो डीआरजी में आ गई थी, वो जाकर शिनाख्त कर रही थी और वो बोलती कि सर ये तो मेरा ही भर्ती की बच्ची है, 1 साल पहले ही भर्ती किया था सर, आज इसका जान चला गया सर, आज इसका जान चला गया। तो वो
दिमाग से खेल खेला गया यहाँ के लोगों के साथ। तो इतना जो भयावह चीज़ है, ना उसको देश को भूलना चाहिए, ना माफ़ करना चाहिए। सरकार की पॉलिसी थी, उसने जो है बहुत सारे नियम बनाए और उस नियम के तहत उन्होंने उस नियम के तहत जो है सरेंडर कराए बड़े पैमाने पे। बड़े बड़े नक्सली अभी भी जो उसमें शामिल थे वो सरेंडर हो गए हैं, जबकि जब तक उनके नाम की पुष्टि नहीं हो सकती तो मैं नाम कैसे ले लूँ। लेकिन उन नक्सलियों का सरेंडर हुआ। वो आज कोई मध्य प्रदेश में है, कोई छत्तीसगढ़ में है, कोई तेलंगाना में है। और जब भी लोग आते हैं या जाते हैं जानने वाले, तो वो देखते हैं और ये झीरम घाटी में रुकते हैं। कांग्रेस हमेशा आरोप लगाती रही कि ये साजिशन कराया गया, बीजेपी कहती रही कि हम जांच करेंगे, लेकिन जो हुआ था वो बहुत भयावह हुआ था। वो राजनीति की कल्पना से परे हुआ था। और ये पूरा जंगल का इलाका है, चारों तरफ सिर्फ जंगल ही जंगल है। बारिश हो रही तो अभी और कुछ दिन पहले तक जो पहली गाड़ी उड़ी थी बोलेरो, उसके परखच्चे कुछ दिन पहले तक यहाँ मिलते थे, देखे जाते थे। बाद में जो है पुलिस ने इसको हटाया और इसको जो है ठीक किया, मतलब उन चीज़ों को हटा दिया। तो अब कभी जाइएगा, मन करे तो झीरम घाटी के बारे में सर्च कीजिएगा और पढ़िएगा, देखिएगा। जितना मैं बता सकता था बताया मैंने, और ये भी समझाया कि एम्बुश क्या होता था। तो एम्बुश कोई बहुत वैसी चीज़ नहीं थी। एम्बुश जगह होती थी, ऐसी जगह पे एम्बुश लगाया जाता था जहाँ से निकलना बचना मुश्किल हो, नामुमकिन हो। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम मेरे साथी कैमरे पे असद हैं। देखते रहिए न्यूज़ पिंच। ये झीरम घाटी का शहीद स्मारक देश को याद रहना चाहिए। यहीं पर कांग्रेस के टॉप लीडर समेत करीब 30 लोगों को मारा गया। बड़े नेता जिनको ये कहा जाता था कि ये आगे चल के मुख्यमंत्री बनेंगे, मंत्री बनेंगे, विद्याचरण शुक्ला ब्रदर्स के बारे में आप जानना हो तो आप मध्य प्रदेश के बारे में पढ़िए। वीसी शुक्ला, नंद कुमार पटेल, महेंद्र कर्मा, बस्तर टाइगर, इन तमाम लोगों को यहाँ पे मारा गया। आज उनका शहीद स्मारक है, उनको शहीद के तौर पे देखा जाता है। और इसको देश नहीं भूल सकता और भूलना भी नहीं चाहिए। देखते रहिए न्यूज़ पिंच। शुक्रिया।